जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में सुना, शिवांश अब ज्वेलरी शॉप को लूटना चाहता था और इसी वजह से वो काफी परेशान भी चल रहा था। उसके दिमाग में इस समय यही चल रहा था, यार रॉबरी तो 4 साल पहले ही छोड़ चुका हूँ, क्या अब उसे वापस शुरू करना ठीक भी होगा? वैसे भी मेरा एक अच्छे कॉलेज में दाखिला हो चुका है और मेरी उम्र भी 18 साल से ज़्यादा है। अगर इस बार पकड़ा गया तो बच्चों वाली जेल नहीं, सीधे असली जेल का मुंह देखना पड़ेगा। शिवांश अभी इन्हीं सब चिंता में बैठा था कि तभी विशु उसे कहता है, शिवांश भैया आपको भूख नहीं लगी? आप बोलो तो मैं आपके लिए कुछ खाने का ऑर्डर कर दूं। उसकी बात सुनकर शिवांश उससे पूछता है, तो साहबजादे को भूख लग ही गई, अभी मैं कुछ खाने का ऑर्डर कर देता हूँ। और इस बात पर विशु धीरे से गर्दन नीचे करते हुए बोलता है, नहीं ना भैया, मुझे कोई भूख नहीं है। अम्मा की जान खतरे में है और काका भी इतने परेशान चल रहे हैं, ऐसे में मेरे गले से एक निवाला भी कैसे उतर सकता है? विशु की यह बात सुनकर शिवांश उसे समझाते हुए कहता है, देख विशु, हमें पता है कि अम्मा सेफ है और कहाँ पर है, और सिर्फ हम ही हैं जो अम्मा को बचा सकते हैं, लेकिन ये सब काम करने के लिए हमारा ठीक रहना सबसे ज़रूरी है। मैं खाना मंगवाता हूँ, थोड़ा ही सही, लेकिन तुझे खाना तो पड़ेगा। शिवांश ने काफ़ी जिद करके विशु को थोड़ा सा खाना खिला ही दिया था, लेकिन खुद बेचारा एक रोटी भी ना खा पाया। और इसी टेंशन में खाने के तुरंत बाद शिवांश एक सिगरेट का कश जलाता है और उसे खींचते हुए विशु से बोलने लगता है, विशु तू सो जा, कल का दिन हमारे लिए बहुत अहम है, थोड़ा सा आराम कर ले। शिवांश ने विशु को सोने के लिए तो कह दिया था, लेकिन उसकी खुद की आंखों में नींद कहीं गायब सी हो रखी थी। अगली सुबह ठीक 9 बजे विशु सेकंड हैंड मार्केट में कपड़े खरीदने चला जाता है। वहीं दूसरी ओर शिवांश यहाँ का सबसे जरूरी काम करने निकल पड़ता है। सबसे पहले वो बाकी का काम में आने वाला सामान खरीदता है और फिर तुरंत ऐसे बाजार जा पहुंचता है जहाँ पर सिर्फ चाकू, छुरियां, तेज धारदार हथियार और गन्स वगैरह बनाई जाती थी, लेकिन ये सब काफी हाई रेट्स की मिलती थी और ऊपर से उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। एक तरीके से ये इस सिटी का ब्लैक मार्केट था, लेकिन शायद शिवांश इस ब्लैक मार्केट को अच्छे से जानता था, क्योंकि जैसे ही वो उस ब्लैक मार्केट में एंटर करता है वो तुरंत ही एक रूट पकड़ के एक जानी पहचानी सी दुकान में घुस जाता है। धूल से सनी इस पुरानी सी दुकान में एक आदमी लगातार टीवी पर कोई सीरियल देखने में बिजी था। देखने में तो इसकी उम्र 60-70 के करीब लग रही थी। वहीं दूसरी ओर शिवांश जैसे उस दुकान में एंटर करता है वो उस बूढ़े आदमी को देखते हुए कहता है, और असलम चाचा, आज दुकान चला भी रहे हो या फिर सिर्फ टीवी देखने में बिजी हो? वहीं दूसरी ओर वो आदमी हल्का सा शिवांश की ओर मुड़कर देखता है और उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। ओए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तूने तो वो काम छोड़ दिए थे ना? इस पर शिवांश फिर से कहता है, क्या करे जनाब, कभी कभी बाजार में मंदी आ जाती है तो हमें भी कुछ न कुछ अपना पेट काटने के लिए करना पड़ता है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी बता तू यहाँ पर क्या करने आया है? इस पर शिवांश उस असलम से कहता है, आप मेन पॉइंट पर आने में 2 मिनट नहीं लगाते हो। चलो कोई नहीं, मैं अभी मेन पॉइंट पर आता हूँ। मुझे सबसे पहले 2 तेज धार वाले चाकू चाहिए, बाकी ज्यादा नहीं, बस एक पिस्टल और दे देना। और बस ये बात सुनते ही असलम के सर पर मानो किसी ने बम फोड़ दिया हो। क्या पिस्टल? तेरा दिमाग तो नहीं खिसक गया है? करना क्या चाहता है तू? असलम चाचा, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम बस अपना काम करो, मुझे जो चीजें चाहिए वो चुपचाप मुझे दो और तुम्हें उसका पेमेंट मिल जाएगा। इस पर असलम उससे पूछते हुए कहता है, हाँ बात तो ऐसे करता है जैसे अंबानी की औलाद हो, मुझे पहले पैसे दे। चलो ठीक है, आपको वैसे भी मेरी बातों पर विश्वास कहाँ होगा, पहले मुझे अमाउंट बताओ, फिर मैं आपको अमाउंट दिखाता हूँ। उसके बाद आप वो चीज़ें तैयार करके एक हाथ से मुझे वो चीज़ें दोगे और एक हाथ से मैं आपको पैसे दूंगा। और बस शिवांश की इतनी बात सुनते ही वो आदमी तुरंत कैलकुलेट करने लगता है। हाँ, तो ये 2 तेज धार वाले हथियार, इनकी कीमत लगभग 5,000 के करीब हो जाएगी। और जहाँ तक बात इस पिस्टल की है, इसकी भी कीमत लगभग 5,000 के करीब तो जाएगी अगर इसमें सबसे बेकार वाली पिस्टल भी खरीदी तो। उसके ऊपर इसकी मैगजीन्स भी, टोटल 12 या 15,000 के करीब इसका टोटल खर्चा आएगा। और ये बात सुनने के बाद अब होश उड़ने की बारी शिवांश की थी, क्योंकि उसके पास सचमुच इतने पैसे नहीं थे। इस समय वो जो अपने साथ लेकर आया था वो उसकी सेविंग्स थी जो उसने काम कर करके बटोरी थी, और इसीलिए शिवांश एक फैसला लेता है। तो जैसा कि आपने कहा, इस टोटल सामान आएगा 12,000 का। हाँ, आपने जैसा कि कहा था मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप मुझे 2 तेज़ धार वाले हथियार तो दे ही दीजिए। और हाँ, वो जो बंदूक मैंने बोली थी, पिस्टल, उसकी कोई रेप्लिका है?
मतलब एक नकली पिस्टल जैसी। ये बात सुनते ही वो थोड़ा सोचने लगता है। ये बच्चा बात तो सही कर रहा है। अगर मैं इसे अच्छी सी कोई बंदूक की रेप्लिका दूंगा तो वो लगभग 2000 के करीब आ जाएगी, और ये 2000 की नकली बंदूक 5000 के असली वाली लेकिन बेकार वाली बंदूक से तो ज़्यादा ही काम की होगी, क्योंकि इसको देखकर सबकी फटेगी तो सही, वरना कोई बोलेगा बाबा आदम के ज़माने की ये बंदूक लेकर पता नहीं किसे शूट करने चला है। हाँ तो बच्चे चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, ये 2000 के पास तुम्हें पड़ जाएगी। शिवांश भी उसकी इस बात पर राजी हो जाता है और अपने बैग में से 7000 रुपये निकाल कर उसे दिखाता है, जिस पर वो आदमी भी तुरंत भागकर अंदर जाता है और 2 चाकू और एक नकली बंदूक की रेप्लिका लेकर आता है। शिवांश उस बंदूक को देखकर काफी हैरान दिखाई दे रहा था। यार ये तो बिल्कुल असली जैसी लग रही है। और इतना सोचकर शिवांश उस बंदूक को हाथ में उठाता है। उस बंदूक का वेट और उसकी रिकॉइल बिल्कुल असली लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो शिवांश अभी किसी को शूट कर देगा, लेकिन असलियत ये नहीं थी, क्योंकि ये रेप्लिका किसी को शूट करने के लिए बनाई नहीं गई थी। ये बस किसी को डराने धमकाने के लिए थी, जस्ट एज टॉय गन। ये देखकर शिवांश काफी खुश था और देखते देखते वो उन 2 चाकुओं की तरफ देखता है। ये चांदी से चमकते चाकू काफी तेज लग रहे थे। इनकी धार देखकर शिवांश खुश तो था, लेकिन उसे मन ही मन कहीं कोई कमी लग रही थी, और इसीलिए शिवांश उन चाकुओं को वापस देते हुए कहता है, रहने दो असलम चाचा, तुमने काफी महंगे दाम लगा दिए। मुझे अच्छे से पता है ये नकली बंदूक लगभग 1000 के करीब आ जाती होगी। ऊपर से ये जो 2 चाकू तुमने मुझे अभी अभी पकड़ा है, ये भी ज्यादा महंगे तो नहीं है, लगभग 3000 के अंदर ये दोनों ही आ जाएंगे। और अगर इस ब्लैक मार्केट के अंदर तुम्हें कोई अच्छे तरीके से जानता है तो वो मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम चोरी और सीनाजोरी दोनों करते हो। इतना सुनते ही असलम शर्म से अपना सर झुका लेता है। अरे शिवांश तुम भी ना। इतना कहकर वो तुरंत उन दोनों चाकुओं को उठाता है और अपने कमरे के अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद असलम अपने कमरे से बाहर आता है और इस समय उसके हाथ में 2 मयान में रखे चाकू दिखाई दे रहे थे। शिवांश इन्हें खोलकर भी देखने की जरूरत नहीं समझता और तुरंत उन चाकू और उस पिस्टल को अपने बैग में डालता है, उसे 7000 देता है और वहां से 9 2 11 हो जाता है। कुछ देर बाद शिवांश जैसे ही घर पहुंचा, उसने तुरंत अपने बैग में से वो चाकू निकाले। उस समय तो उसने जल्दी जल्दी में वो चाकू रख लिए थे और इसे देखकर असलम भी हैरान हुआ था, लेकिन अब जब उसने अपने बैग से चाकू निकाले तो उसकी आंखें कुछ देखकर फटी की फटी रह जाती है। ये चाकू चांदी से तो चमक ही रहे थे, लेकिन इनकी धार वो तो दिखाई भी नहीं दे रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये चाकू चाकू नहीं बल्कि कोई पतली सी ब्लेड हो, एक ऐसी ब्लेड जो दीवार तक को चीर कर रख सकती है। और ये सब देखकर शिवांश के दिल को काफी ठंडक पड़ रही थी। अभी शिवांश अपने घर पर उन चाकुओं को देख ही रहा था कि तभी घर की बेल बज जाती है और शिवांश हड़बड़ा कर वहां से उठता है। अभी वो बाहर जाने वाला था कि तभी गेट खोलकर विशु सीधा अंदर आ धमकता है। इस समय वो पसीने से हाँफता जा रहा था और तुरंत ही वो अपना बैग फेंक कर सीधा बेड पर गिरते हुए बोलता है, भैया आप वापस आ भी गए? इतनी जल्दी इतना सारा सामान खरीद लिया आपने, आप क्या चीज हो यार। और इतना कहकर तुरंत ही वो अपने पास रखी ग्लास से पानी एक घूंट के अंदर ही पी जाता है। ये सब देखकर हैरान खड़ा शिवांश अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे यार ये विशु, ये गधा इतना बड़ा मिशन पूरा भी कर पाएगा कि नहीं। अब तक शाम के 4 बज चुके थे और इसी के साथ शिवांश विशु को कहता है, ओए थोड़ी देर आराम कर ले, मुझे अच्छे से पता है तेरी फटी पड़ी है, इसलिए थोड़ी देर सो जा ताकि बाद में हम अपना मिशन पूरा कर पाएं। आज हमारे लिए सबसे जरूरी दिन है। इतना बोलकर शिवांश और विशु खाना वाना खाकर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगते हैं। शाम को 8 बजे शिवांश विशु को नींद में से उठाता है और उसे कपड़े बदलने के लिए कहता है। दोनों भाई एक जैसे दिखने वाले वो सेल में खरीदे कपड़े उठाते हैं और उन्हें पहनकर बाहर निकल जाते हैं। इस समय दोनों के चेहरे पर ब्लैक मास्क और रफ लेबर वाले शूज दिखाई दे रहे थे और इस समय तो खुद गिरजा प्रसाद जी भी अगर आकर शिवांश और विशु को पहचानने की कोशिश करते तो भी वो ना पहचान पाते। खराब मौसम और शहर की पतली सुनी सड़कों पर 2 लड़के लगातार तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। भैया हम जा कहाँ रहे हैं, जरा बताओगे? तो तुझे अब ये जानने की खुजली होने ही लगी विशु। और इतना कहकर वो दूसरा लड़का पहले लड़के से बोलने लगता है, असल में शायद तुझे पता नहीं होगा क्योंकि तू उस दिन लेट आया था, लेकिन वो अग्रवाल बिल्डर याद है? वही ना जिसका आपने पेट्रोल निकाला था और उसके बाद में मुझे बोला था कि गिरजा जी की गाड़ी में डाल देना। वही तो असल में मैं उसी की दुकान खोज रहा था। जब मैं ब्लैक मार्केट में गया तो मुझे किसी से सुनने में आया कि उसकी एक दुकान है जो कि दिखती तो पुरानी सी है, लेकिन उसमें माल काफी ज्यादा है। और शिवांश की ये बात सुनते ही हैरान खड़ा विशु शिवांश को एकटक देखने लगता है। वहीं शिवांश विशु को खुद को ऐसे घूरते देख अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, अब क्या हुआ तुझे?
कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही सोच रहा हूँ आप उस बिल्डर के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो। बस सच कहूँ तो मुझे उसके बहुत से काले कारनामे पता है, इतना जानना तेरे लिए काफ़ी होगा। और अब काले कारनामे बताने लगा तो एपिसोड पता नहीं कहाँ जाएगा। अभी दोनों भाई बात करते हुए चल ही रहे थे कि तभी वो एक मेन मार्केट के सामने पहुंच जाते हैं। ये मार्केट बिल्कुल ऐसा था जैसे मानो कोई गली, लेकिन इसके अंदर बहुत सी दुकानें दिखाई दे रही थी। ज़्यादातर के तो शटर्स ऑफ थे और आज मौसम खराब होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। और ये शिवांश और विशु के लिए एक गोल्डन चांस था। वो सीधे उस बड़ी सी दुकान के बाहर जा पहुंचते हैं और देखते देखते उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। देखने में तो ये दुकान काफी पुरानी लग रही थी और यहाँ पर कोई बिजनेस चलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लग रहा था मानो ये ज्वेलरी शॉप अभी बस बंद ही होने वाली है। और ये देखकर विशु चोर नजरों से शिवांश को देखता जा रहा था। मन ही मन वो सोच रहा था, हाँ हाँ समझ गया, इसके अंदर हमें अली बाबा का खजाना भी मिलने वाला है। वहीं शिवांश के मन में भी यही सब चल रहा था। अबे अब क्या इसके अंदर 40 चोर और अली बाबा का खजाना मिलेगा मुझे। यही सोचते दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत उस दुकान के अंदर एंटर कर जाते हैं। दुकान के मेन गेट पर कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था, बस एक सेल्स लेडी अकेली काउंटर पर बैठी अपना मोबाइल देखती जा रही थी, इस बात से अनजान कि आज उसकी पूरी की पूरी दुनिया लुटने वाली है। वो औरत किसी मस्त सास बहू के सीरियल में बिजी थी। ये सीन देखकर ना जाने क्यों शिवांश के चेहरे पर एक शैतानी इविल स्माइल आ जाती है। ये सब देखकर तो विशु भी हैरान और डर से कांपने लगा था। भैया कभी कभी तो समझ नहीं आता कि आप इंसान हो या जल्लाद। और मन ही मन ये सब सोचता विशु उस लेडी को देखने लगता है। इस समय उस लेडी को भी हल्की भनक तो लगी गई थी कि दुकान के अंदर कोई घुस चुका है। और जैसे ही उसका डाउट कंप्लीट होता है वो तुरंत शिवांश की ओर मुड़कर देखती है और शिवांश का काला नकाब वाला चेहरा देखकर उसकी फटकर 62 हो गई थी। वो सीधा चिल्लाते हुए कुछ बोलने वाली थी कि तभी शिवांश उसके चेहरे पर हाथ रखता है और उसे चाकू दिखाते हुए उसे चुप करा देता है। चुप, अगर गलती से भी यहाँ पर चिल्लाने की कोशिश की तो ये चाकू तुरंत ही तेरे आर पार हो जाएगा। और बस इसी आखिरी डायलॉग की देर थी कि वो लेडी तुरंत डर के मारे अपने हाथ खड़े करके सरेंडर कर देती है। और तुरंत ही विशु ने भी इस दुकान का शटर डाउन कर दिया था जिससे बाहर के लोग अंदर की होती चीजें ना देख पाए। और ज्वेलरी काउंटर का लॉक तोड़कर उसमें से कुछ ज्वेलरीज निकालने लगता है, लेकिन वहां पर ज्यादा ज्वेलरीज भी दिखाई नहीं दे रही थी। इतना देखकर वो विशु शिवांश की ओर इशारा करता है और शिवांश विशु को अपनी जगह पर खड़ा कर देता है। तो जरा बताने का कष्ट करोगी कि वो सब चीजें हैं कहाँ। और अब ये बात सुनते ही वो लेडी और भी घबरा जाती है। वहीं शिवांश ज्यादा ना सोचते हुए कैश काउंटर के ऊपर चाकू से तेज वार करता है और इसी के साथ चाकू उस कैश काउंटर के अंदर ही चला जाता है। और ये देखकर डर के मारे उस लेडी के तो पसीने ही छूट गए थे। अगर वो चाकू थोड़ा सा भी मिस हुआ होता तो उस लेडी को वो बीच में से चीर कर रख सकता था। वहीं दूसरी ओर शिवांश अब भी नहीं रुकता और उस चाकू को सीधे ऊपर ही खींच लेता है। और इसी के साथ मेन गेट का वो काउंटर जिसके ऊपर वो लेडी बैठी थी उसका पूरा का पूरा ऊपर का इंटरफेस बाहर आ जाता है। और इस समय उस काउंटर के अंदर बहुत सी ज्वेलरीज भरी पड़ी दिखाई दे रही थी। यह देखकर तो शिवांश भी हैरान हो गया था। उसे उम्मीद थी कि किसी सीक्रेट जगह पर यह सारा गहना छुपाया होगा, लेकिन इतना सारा गहना, उसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। शिवांश तुरंत विशु को उस गहने को इकट्ठा करने को बोलता है और खुद उस लेडी के पास जाकर उसके गले पर चाकू रख देता है। तो फिर से बताने का कष्ट करोगी कि ये कैमरा रूम किधर है। और इस बार उस लेडी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, वो बस एक और इशारा कर देती है। शिवांश भी उस लेडी को तुरंत उस कमरे की ओर आगे ले जाने लगता है। वो लेडी पहले उस कमरे का पासवर्ड और फिर कंप्यूटर का पासवर्ड अनलॉक करके उसे उस कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाती है। ये देखकर सबसे पहले शिवांश उस कैमरा की फुटेज को डिलीट करता है और फिर आसपास के सभी हार्ड ड्राइव्स को तोड़ कर रख देता है। इसी के साथ शिवांश उस लेडी की गर्दन पर एक जोर का कराटे चॉप मारता है और वो लेडी बेहोश होकर शिवांश के हाथों में गिर जाती है। 30-35 साल की उस लेडी को लेकर शिवांश बाहर उसी मेन चेयर पर बिठाकर रख देता है और उस काउंटर का ढक्कन लगाकर उसे पहले जैसा बंद कर देता है, क्योंकि शिवांश के बाहर आने तक विशु ने भी सारी ज्वेलरी शॉप की ज्वेलरीज को साफ करके रख दिया था। सारा काम समाप्त करने के बाद शिवांश एक हल्की नजर उस पूरी दुकान को देखता है और एक शैतानी स्माइल के साथ उस दुकान का शटर खोलकर वापस बंद भी कर देता है। शिवांश के हाथ की सफाई इतनी तेज थी कि कानों कान किसी को खबर नहीं हुई थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। रात के 12 बजे दो लड़के तेज कदमों से गीली सड़क पर चलते जा रहे थे, लेकिन तभी एक लड़का दूसरे लड़के को रोकता है और उसे बैग खोलने को कहता है। ये देखकर कि शिवांश उसे उसका बैग खोलने को बोल रहा है, विशु तुरंत अपना बैग खोलकर शिवांश को दिखाने लगता है। उस काली अंधेरी रात में आसपास कोई भी रोशनी नहीं थी और इसीलिए शिवांश तुरंत अपने मोबाइल की टॉर्च निकालता है और उससे उस बैग में रोशनी मारने लगता है। और रोशनी मारने के साथ ही तुरंत उसके चेहरे पर एक रिफ्लेक्शन आता है।
ये उसी रोशनी का रिफ्लेक्शन था जो कि उस गोल्ड से टकरा कर आता जा रहा था। और इतना सारा माल देखकर शिवांश शॉक्ड और खुश दोनों ही था। अबे यार, इतना सारा माल! अब तो जल्दी आज रात ये सारा का सारा लुटा हुआ माल भी बेचना पड़ेगा, वरना अगर पुलिस के हाथ लगे तो हमारी शामत आ जाएगी और कल तक तो पुलिस चौकन्नी भी हो जाएगी। और बस शिवांश के इस बम फोड़ने की देर थी कि विशु के सर से तेज से पसीना टपकने लगा था। भैया, यहाँ पर लगभग 31 गोल्ड नेकलेस, 55 गोल्ड रिंग्स, 6 सोने के कंगन, 5 सोने के सिक्के और लगभग 45 ब्रेसलेट्स और पेंडेंट्स है। मतलब हमने इतनी सारी चीजें लूट ली। चल कोई नहीं, ज्यादा सोच मत, इन्हें चुपचाप बंद कर और यहाँ से निकल। शिवांश की बात सुनकर तुरंत विशु वो बैग बंद करता है और वो दोनों ही वहां से तेज से निकलते हुए शहर के दूसरे कोने में स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंच जाते हैं। अभी वो लोग इस शॉप के बाहर पहुंचे थे कि उन्हें वहां पर एक गंजा मोटा लेकिन जाना पहचाना सा आदमी दिखाई देने लगता है और इस सूट पहने आदमी के पास मेकअप से लदी एक यंग औरत उससे बातें करती जा रही थी। ये सब देखकर शिवांश उस शीशे पर नॉक करता है और एंटर होते हुए उनसे पूछने लगता है, तो आप दोनों में से यहाँ का ओनर कौन है? मुझे कुछ बिजनेस की बात करनी थी। शिवांश की बात और उसका हुलिया देखकर उस मोटे ऑनर की आंखें चमक उठती है। वो एक नजर में अच्छे से समझ गया था कि ये दोनों लड़के यहाँ पर कोई न कोई चोरी का माल बेचना है और ये मौका भला वो ऑनर कैसे छोड़ सकता था। और अपनी भारी आवाज में वो मोटा ऑनर बोलने लगता है, रुक जाओ वहीं पर, तुम दोनों मेरे साथ ऑफिस में आओगे, लेकिन यहाँ से नहीं, सामने से नहीं, पीछे के दरवाजे से। जिया, इन्हें पीछे से लेकर आओ। विशु पहले तो थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि उस आदमी ने पहले उन्हें रुकने को बोल दिया था, पर फिर जब उसने पीछे के रास्ते से आने को कहा तब तो वो और भी ज्यादा डर गया। उसने कभी भी पहले ऐसी डीलिंग नहीं की थी और इसीलिए उसे इतना डर लग रहा था। वहीं शिवांश, उसे तो मानो कोई फिक्र ही नहीं थी, जैसे उसका तो ये रोज का काम हो और बिल्कुल एक प्रोफेशनल डीलर की तरह कॉन्फिडेंस के साथ वो वहां से आगे बढ़ता जाता है। बैक ऑफिस में आने के साथ ही ओनर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है टेबल पर रख सकते हो, मैं बिल्कुल सही कीमत दूंगा। और ये सुनकर शिवांश विशु को आंखों ही आंखों में इशारा करता है और विशु बैग की जिप खोलकर ओनर को दिखाने लगता है और तुरंत ही वापस बंद भी कर लेता है। ये फुर्ती देखकर वो ओनर भी हैरान था, लेकिन जब उसने उस बैग में गहनों की बस एक झलक देखी तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गया था। अरे, फाइनेंस गोल्ड, वो भी इतना सारा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उस ऑनर को भी इतने सारे गहने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी और इसी वजह से उसके सर पर पानी की कुछ बूंदें चमकने लगी थी। पहले तो उसे बस शक था कि ये लोग कोई न कोई चोरी करके आए होंगे, लेकिन अब तो उसे यकीन हो गया था कि इन लोगों ने पक्का कहीं न कहीं डाका डाला है। अंदर से घबराया ओनर पहले तो यही सोच रहा था कि कम कीमत पर वो इन दोनों को रफा दफा कर देगा, लेकिन अब जब उसने ये सब देख लिया था तो वो चालाकी दिखाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। देखिए, आप आपस में बात कर सकते हैं, मैं 70% गोल्ड रेट पर ये सारा सोना खरीद सकता हूँ, आपको 30% तो मुझे देने ही होंगे। उस मोटे की आलसी और घबराई आवाज सुनकर शिवांश भी हंसते हुए कहता है, हाँ ठीक है बॉस, जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। वैसे भी हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इसीलिए तुम्हें तो पता ही होगा कि चोर के घर में चोरी करने का क्या अंजाम हो सकता है। और यह बात सुनते ही घबराया ऑनर थोड़ा शांत होता है और वो एक राहत की सांस लेते हुए कहता है, हाँ जानता हूँ मैं। और डील पक्की होने के साथ ही तुरंत विशु बिना कोई देरी किए अपने बैग से एक एक करके सारे जेवर टेबल पर रखना स्टार्ट कर देता है। ओनर का तो गला ही सूखने लगा था ये सब देखकर। सोना वजन में पूरा 4562 ग्राम था और ये देखकर वो आदमी कहता है, हाँ, 70% गोल्ड रेट पर ये सारा सोना खरीदना, इसका मतलब। इतना कहते हुए वो अपने कैलकुलेटर पर कुछ कैलकुलेट करने लगता है। 1 करोड़, 2 करोड़, हाँ, लगभग आपके इसकी कीमत हो जाएगी 4 करोड़ 91 लाख रुपए। सोने का यह छोटा सा पहाड़ देखकर ओनर खुशी से अपनी बत्ती सी दिखाते हुए ये सारी बातें बोलता जा रहा था और इसी के साथ वो तुरंत अपना फोन निकालता है और किसी आदमी को फोन करते हुए कहता है, ओए, तुरंत के तुरंत 4 करोड़ 91 लाख रुपए यहाँ पर लेकर आ, आज के टाइम पे सोना बहुत महंगा हो गया है। इतना बोलकर तुरंत वो फोन काट देता है। इसी के साथ शिवांश और विशु भी एक दूसरे को देखते हुए उसे देखने लगते हैं और कुछ देर बाद शिवांश के सामने एक जाना पहचाना चेहरा आता है। और असलम भाई, कैसे हो? आज तो दिन में 2 बार दर्शन हो गए, लगता है कुछ तो बड़ा कांड हुआ होगा। और शिवांश की आवाज सुनते ही वो असलम हड़बड़ा कर पीछे देखने लगता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मतलब कैसे?
इतने में उसके पीछे थपकी मारते हुए वो मोटा सा आदमी आ जाता है। दोनों की शक्ल देखने में काफी मिलती जुलती लग रही थी, लेकिन एक थोड़ा बूढ़ा था तो एक थोड़ा जवान। अरे बड़े भैया, आप इतनी लेट क्यों आए? आपको पता है मैं आपका वेट करते करते थक गया था। इस पर वो आदमी झल्लाते हुए कहता है, अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं पूरे के पूरे अंडर मार्केट, ब्लैक मार्केट, ना जाने किधर किधर मुंह मार कर ये सारा रुपए इकट्ठा करके लाया हूँ। सारे ठिकानों पर से पैसा इकट्ठा करने में कितनी देर लगती है पता है? ऊपर से तूने मुझे अर्जेंट कोड देकर बुलाया था। सोना आजकल बहुत महंगा हो रहा है, तुझे पता है ना ये कोड हमारे लिए कितना सीक्रेट है। और ये सारी बात सुनते ही वो आदमी तुरंत कहता है, अरे भैया हाँ मैं जानता हूँ, और इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया था। ये देखिए 4562 ग्राम सोना। अब इतनी बड़ी डीलिंग कोई छोटी डीलिंग तो होगी नहीं ना, करोड़ों की डील है, करोड़ों की। ये सुनते ही उस आदमी की भी आंखें फटी पड़ी रह जाती है और वो धीरे धीरे मुड़ते हुए शिवांश की ओर देखने लगता है। और ये देखकर शिवांश भी मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों असलम भाई, आपके चाकुओं का मैंने अच्छा यूज किया है, और आपका भी इससे 30% फायदा तो हो ही गया होगा ना। ऐसा सुनते ही असलम भाई थोड़ा सा कांपने लगते हैं। तुम्हें कैसे पता कि ये मेरे भाई की दुकान है? सच सच बताओ, तुम हो कौन और ये सब चीजें कैसे जानते हो? ये सुनकर शिवांश हंसते हुए कहता है, शिवांश शिवांश शिवांश, तू बहुत सी चीजें जानता है, लेकिन सारे राज खोलने एक बार में जरूरी थोड़ी ना है। और इतना कहते हुए वो तुरंत असलम भाई की ओर देखता है और बोलता है, असलम भाई, सबके अपने अपने राज होते हैं, तो जरा राज को राज रखिए, उसी में सबकी भलाई है। और इतना सुनते ही वो असलम भी चुप हो जाता है और वहाँ पर बैग पटक कर वहाँ से 9-2-11 होता है। इसी के साथ शिवांश वो बैग उठाता है और उनमें से एक एक करके नोटों की गड्डियाँ गिनते हुए उन्हें चेक करने लगता है। वहीं दूसरी ओर वो मोटा सा आदमी बोलने लगता है, हाँ तो तुम्हारा काम अब हो गया ना, तो यहाँ से निकलो। और उसकी ये बात सुनकर शिवांश हल्का सा मुस्कुराता है और वो बैग पैक करके वहाँ से निकल जाता है। शिवांश के साथ ही विशु भी बाहर निकल गया था और अब वो दोनों घर की ओर वापस निकल पड़े थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उन्हें पीछे से एक टक टक की आवाज आती है और ये सुनकर बारिश में भीगे वो दोनों लड़के धीरे से पीछे देखने लगते हैं। लेकिन उन्होंने पीछे जो देखा वो देखकर तो उनकी घबराहट के मारे जान ही निकल गई थी। एक पुलिस वाला कांस्टेबल तेजी से उनकी ओर लाठी मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। अभी शिवांश को अपने पीछे से एक अजीब सी लाठी की आवाज आई थी और इसी वजह से शिवांश और विशु को पीछे मुड़कर देखना पड़ा। और ये काम करते ही उन्हें अपने पीछे एक पुलिस वाला दिखाई दिया था। शायद वो नाइट पेट्रोल पर था। और ये देखते ही विशु डर कर अपने कदम भागने के लिए उठाने वाला था कि तभी शिवांश उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लेता है। वहीं वो पतला सा कांस्टेबल उन दोनों के पास आता है और गुस्से भरी निगाहों से उन्हें देखने लगता है। ओए बच्चे लोग, यहाँ पर क्या कर रहे हो रे? इस बैग में क्या है? इतना कहते हुए वो अपने डंडे से उस बैग को खटखटाने लगता है। और ये देखकर तो शिवांश और विशु दोनों के दिल धक से बाहर आने को हो गए थे। और इसी चक्कर में विशु हड़बड़ा कर आगे आ जाता है और उस कांस्टेबल से कुछ कहने लगता है, सर वो हम। इससे पहले कि विशु से कुछ भी समझा पाता, अचानक वो खींचकर एक लाफा विशु के कान के नीचे जड़ देता है। अभी ये सब देखकर शिवांश भी काफी परेशान हो गया था। वो नहीं चाहता था कि किसी भी पुलिस वाले से पंगा लिया जाए, वरना बाद में चेकिंग भी हो सकती है और इसके बदले उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। एक छोटी सी चूक और बहुत बड़ा कांड। और इतना सोचकर शिवांश उससे माफी मांगने लगता है। अरे सर, हमने ऐसा कुछ गलत भी नहीं किया है, आप हमें ऐसे नहीं मार सकते। इस पर वो पुलिस कांस्टेबल उन्हें कहता है, वो बाद में देखा जाएगा, पहले तो तुम ये बताओ कि इस बैग के अंदर क्या है। पहले तो ये बैग खोलो, इसके अंदर की चीजें बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें डालता हूँ हवालात में। और अब ये देखकर कि कांस्टेबल उनके ऊपर चढ़े ही जा रहा है, शिवांश और विशु दोनों को ही गुस्सा आने लगा था, लेकिन शिवांश कुछ कर भी नहीं सकता था। और इसीलिए विशु उसके कान में आकर कहता है, भैया मैं क्या कहता हूँ कि इससे भी हम कुछ हिस्सा दे देते हैं, वरना कहीं लंबा फंसे तो मिशन भी पूरा नहीं होगा, अम्मा की भी जान जाएगी, और कहीं हम भी ज़ॉम्बीज़ बन गए तो हमारी भी लाइफ के हल लग जाएंगे। विशु की इस बात से शिवांश भी काफी एग्री करता था और इसी वजह से शिवांश गुस्सा होते हुए भी उस कांस्टेबल को अभी ये ऑफर देने ही वाला था। लेकिन तभी शिवांश की नजर अचानक उस कांस्टेबल के कंधों पर जाती है, जहां एक और 3 स्टार्स और एक और सिर्फ 1 स्टार लगा था। ये देखकर शिवांश को काफी अजीब लगता है, एक कांस्टेबल के कंधे पर स्टार्स और वो भी एक साइड 3 और एक साइड 1। और अब ये सब देखते ही उसे कुछ बातें तुरंत समझ आने लगी थी और इसी वजह से उसके चेहरे पर फिर से एक शैतानी स्माइल आ जाती है।
लेकिन शिवांश की इविल स्माइल देखकर उस कांस्टेबल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं शिवांश बिना ज्यादा देर किए तुरंत उस कांस्टेबल के गले में हाथ डालता है। उसके वहां पर एक सीटी रखी थी जो कि वो तुरंत खींचकर अपनी ओर ले आता है और उसे जोर से बजा डालता है। इसी के साथ वहां ट्रर की आवाज होती है और आसपास से एक सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है और ये वाला सायरन बिल्कुल रियल पुलिस के सायरन जैसा था और ये सब उनके बहुत ही पास से आ रहा था, यानी पास की किसी गली में असली पुलिस भी यहाँ पर खड़ी थी और इसी वजह से वो कांस्टेबल यहाँ से भागने लगता है। यह देखकर विशु को भी समझ में आ जाता है ये कांस्टेबल कोई असली पुलिस वाला नहीं बल्कि एक बहरूपी है। वहीं शिवांश भी उस कांस्टेबल को भागता देख विशु का हाथ पकड़ता है और तुरंत एक अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देता है। इस समय वो दोनों घर की ओर तेज से भागते जा रहे थे और देखते देखते शिवांश की एक मार्क की हुई जगह पर शिवांश विशु और खुद को छिपा कर रख लेता है। यहीं पर शिवांश ने कपड़े पैक करके रखे थे जिनको वो तुरंत ही अपने असली कपड़ों से बदल देता है। इस समय शिवांश ने वही रॉबरी वाले कपड़े पहने थे जिन्हें वो उतार कर एक डस्टबिन के अंदर डाल देता है और देखते देखते उस डस्टबिन के अंदर थोड़ा सा पेट्रोल डालकर वहां पर आग लगा देता है। शिवांश ने ये सारी सेटिंग पहले कर रखी थी और उसी के पास डर से कांपता विशु काफी हैरान था। वहीं दूसरी ओर रॉबरी के कपड़ों को मस्त डस्टबिन में डालकर उन्हें आग लगाकर उनसे शिवांश अपना शरीर तपाता जा रहा था, जिसके बाद वो नए कपड़े पहनता है और चुपचाप वहां से निकलने लगता है। दोनों भाई अपना काम निपटा कर दूसरी रोड को पार करके सीधा अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। इस गली के बाहर कोई भी कैमरा नहीं था क्योंकि वैसे भी शिवांश और विशु के पास इतने पैसे नहीं थे और इसीलिए वो अमीरों वाले उन कैमराज वाले इलाकों में नहीं रह सकते थे। हालांकि ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट था और देखते देखते विशु घर खोलकर सीधा बेड पर जा गिरता है और उस बेचारे को तो पता भी नहीं चला था कि कब उसे इतनी गहरी नींद आ गई कि उसे आसपास की कोई सुध भी नहीं रही थी। ये देखकर हल्की मुस्कान लिए शिवांश विशु को देखता रहता है। शिवांश के लिए तो ये सारी चीजें बहुत पुरानी थी। उसने ऐसे बहुत से काम किए थे और कांड भी किए थे जिसकी वजह से आखिर में उसे जेल जाना पड़ा था, लेकिन विशु उस बेचारे ने तो आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी थी और इतना सारा कांड वो भी अपने पहले दिन कर लेना, ये तो उसके लिए बिल्कुल किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा होगा। क्योंकि वैसे भी उसे तो लोग अक्सर बेवकूफ बनाकर अपना काम निकाल लेते थे, लेकिन शिवांश को खुशी ये थी कि विशु ने इस मिशन में उसका पूरा पूरा साथ दिया था। यार वो सब तो ठीक है कि जो भी हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन अब मेरा मिशन पूरा हो चुका है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उस भ्रम को बताऊं कैसे। उसे कैसे पता चल जाएगा कि मेरा मिशन पूरा हो चुका है। हाँ मतलब उसके पास कोई जीपीएस या फिर कोई मैसेज तो जाने वाला नहीं है। अभी शिवांश ये सब बोल ही रहा था कि तभी खिड़की के बाहर कुछ खटखट होने लगती है, लेकिन शिवांश उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और थककर चूर हुआ शिवांश भी विशु के पास उसी बेड पर गिर जाता है। वो मन ही मन बोलने लगता है, ब्रह्म मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। मुझे नहीं पता कि मेरी अम्मा को तुम क्या करने वाले हो, लेकिन अगर उन्हें हाथ भी लगाया। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ भी सोच पाता उसने अपनी आंखें बंद की थी कि तभी उसे खिड़की का कांच टूटने की एक जोरदार आवाज आती है और तड़ाक की आवाज के साथ एक बक्सा सीधे उसके सर पर आ गिरता है। ये देखकर शिवांश हड़बड़ा कर उठता है और उस डब्बे को अपने सर से हटाता है। इस डब्बे में कुछ होने का एहसास हो रहा था और ये सब देखकर शिवांश तुरंत उस खिड़की की ओर देखने लगता है जहाँ से ये डब्बा आकर गिरा था। वहाँ बाहर काफी तेज आंधी चलने लगी थी और देखते देखते 2 मिनट के अंदर अंदर वो आंधी भी शांत हो जाती है। ये देखकर शिवांश उसी बॉक्स को देखने लगता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बॉक्स फेंका किसने और उसकी खिड़की तोड़ी क्यों, लेकिन फिर शिवांश फिर से उस बॉक्स को देखता है और उसे खोलकर उसमें से कुछ रखी हुई चीज निकालने लगता है। इसमें एक कागज का टुकड़ा और एक कांच की बोतल रखी थी। तो इस पर क्या लिखा है? शिवांश, मैं ब्रह्म हूँ। तुमने इस मिशन को काफी अच्छे से पार किया है, इसीलिए मैं तुम्हें आदि शक्ति दंश लिक्विड दे रहा हूँ। ये औषधि उसे ही मिलती है जो साहस दिखाता है और इस दुनिया में सिर्फ 10 ही लोग हैं जो इस औषधि को ले सकते हैं, पर उन 10 में से भी इसको सहन करने की क्षमता सिर्फ एक ही व्यक्ति में मिलेगी। यानी इस धरती पर सिर्फ एक ही इंसान है जो इस लिक्विड को ले सकता है। ये लिक्विड तुम्हारी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि ये एक वरदान भी है और अभिशाप भी, क्योंकि एक सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। फिलहाल के लिए ये लिक्विड तुम्हें यूनिवर्सल पावर्स की थोड़ी सी मात्रा को एब्जॉर्ब करने की सहायता करेगा और इसी के साथ तुम्हें मिलेंगे कुछ ब्लड और पावर सकर लीच। इन लीचों को संभालने के लिए भी तुम्हें अपनी मेंटल एनर्जी का यूज करना होगा, अपनी दिमागी शक्तियों से इन्हें कंट्रोल करना होगा। और हाँ, एक आखिरी बात, इस लिक्विड को पीने के बाद
तुम्हारे पास आगे बढ़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। तुम कभी भी एक आम इंसान की जिंदगी नहीं जी पाओगे, और इसीलिए जो भी फैसला हो वो तुम्हारा ही होने वाला है। या तो ज़ॉम्बी बनकर मर जाओ या फिर अपनी अगली नियति को स्वीकार करो। शिवांश को ये मैसेज पढ़ते ही अचानक उस बोतल का ध्यान आता है और उसमें रखा नीला लिक्विड देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये छोटी सी कांच की बोतल में रखा ये नीला सा लिक्विड, बस ये इतना सा लिक्विड उसे सुपर पावर्स दे देगा। ऐसी पावर्स जिनके बारे में इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान भी नहीं सोच सकता। और बस इसी घबराहट की वजह से उसके सर से तेज पसीने की बूंदें गिरने लगती है और देखते देखते उसके होंठ पूरी तरीके से सूख जाते हैं और कांपने भी लगते हैं। वो जमीन पर बैठकर कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था। वहीं एक और उसका दिमाग था जिसने ये सारी जानकारी पढ़ी थी और इस वजह से वो पूरी तरीके से सुन्न पड़ चुका था। लेकिन फिर अचानक उसकी हल्की सी नजरें विशु की ओर जाती है जो पूरी तरीके से बेसुध होकर बेड पर पड़ा था। और ये देखकर शिवांश बाहर तारों भरे चमकते आसमान को देखने लगता है और उसके मन में कुछ बातें सुनाई देने लगती है। 10 दिन में वैसे भी दुनिया खत्म होने वाली है, सबके सब ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। शिवांश, अगर तूने ये पी लिया तो पक्का तू बहुत पावरफुल बन जाएगा और फिर शायद माँ को भी बचा पाएगा। लेकिन अगर तूने ये नहीं पिया तो पक्का अम्मा मारी जाएंगी। ऊपर से इस गधे विशु की भी जिम्मेदारी है तेरे सर पर। और इसी के साथ शिवांश एक फैसला लेता है और अपने हाथ में रखी उस बोतल को कसकर पकड़ लेता है। बिना सोचे वो उसका ढक्कन खोलता है और उसे पूरी की पूरी एक ही सांस में गटक जाता है। वहीं दूसरी ओर वो नीला लिक्विड भी तेज से शिवांश के गले में उतरने लगता है और शिवांश को अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी जलन, जो पहले बस एक हल्की सी गर्माहट थी, फिर धीरे धीरे थोड़ी सी आग बनी और देखते देखते वो उसके पूरे शरीर को जलाने लगी महसूस होने लगती है। फिर धीरे धीरे वो थोड़ी सी आग बनी और देखते देखते वो पूरी तरीके से उसके शरीर को जलाने लगती है। और एक ही सेकंड में इस दर्द को इतना ज्यादा बढ़ता देख शिवांश खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसके मुंह से ना तो आवाज निकल पा रही थी और ना ही वो खुद के शरीर को कंट्रोल कर पा रहा था। देखते देखते उसके पूरे शरीर पर नसें बाहर आने लगती है और बिल्कुल किसी लाल सांप की तरह उसके पूरे शरीर पर घूमने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और उसकी आंखें जो इतनी देर से जैसे तैसे खुली थी वो भी अब बंद होने लगी थी। नहीं, मुझे जागना होगा। मैं अम्मा को ऐसे खतरे में नहीं छोड़ सकता। अभी शिवांश ये बातें कर ही रहा था कि अचानक उसके आसपास से सब कुछ गायब हो जाता है और वो खुद को एक खाली अंधेरी जैसी जगह पाता है। शिवांश को यह नहीं पता था कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो आया कैसे, लेकिन इस समय उसके शरीर में बिल्कुल भी दर्द नहीं था। और ये सब देखकर शिवांश 2 मिनट का ब्रेक लेता है। मैं यहाँ पर कैसे आया? मैं तो अपनी पावर्स जगा रहा था ना, मतलब क्या मैं मर गया? जहाँ एक ओर शिवांश उस खाली स्पेस में ये सब चीजें सोच रहा था, वहीं दूसरी ओर शिवांश की बॉडी बाहर जोर से कराहती जा रही थी। उसकी कंपन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसका शरीर मानो जलने को हो रहा था। भट्टी से तपते शिवांश का शरीर देखते देखते हवा में उड़ने लगता है और फिर जोर से धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है। इधर शिवांश बाहर कराता जा रहा था, नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकता। और वहीं उस खाली स्पेस में भी शिवांश अपना सर पकड़े यही सब चिल्लाता जा रहा था, नहीं नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकता, मुझे अम्मा को बचाना है। और इतना कहते ही अचानक उसके आसपास एक अजीब सी रोशनी आने लगती है। स्टार्टिंग में इस रोशनी की बस चमक दिखाई दे रही थी, लेकिन देखते देखते जैसे ये शिवांश के करीब आती है उसे दिखाई देता है कि ये लाल रंग की एक रोशनी है जिसके अंदर हल्की सी गोल्डन चमक भी दिखाई दे रही है। और ये सब देखकर शिवांश हैरान हो जाता है। उसके चारों ओर वो रोशनी उसे रैप करने लगती है और पूरी तरीके से एक ककून सा बना लेती है। वहीं उस ककून के ऊपर कुछ अजीब सी चलती सी आकृतियां प्रतीत हो रही थी और यह स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से जुड़कर एक डमरू का शेप लेने लगती है। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये डमरू है, लेकिन असलियत ये थी कि इसी डमरू के नीचे 2 आंखें भी दिखाई दे रही थी जो लगातार किसी को घूरती जा रही थी। और अंगारे से जलती इन्हीं लाल आंखों के बीच अचानक शिवांश असली दुनिया में जाग उठता है। और शिवांश के साथ ये सब बस 1 मिनट के अंदर अंदर ही हुआ था। शिवांश के शरीर में अब भी बहुत ही तेज से दर्द होता जा रहा था, लेकिन अब उसे वो पागलपन वाली जलन और बाकी की चीजें महसूस नहीं हो रही थी जिससे वो बस मरना चाहता था। लेकिन अब अचानक उसका ध्यान अपने हाथ पर जाता है जहाँ पर एक अजीब से डमरू का निशान बना हुआ था और इसी काले रंग के डमरू के निशान के नीचे 2 चमकती लाल अंगारों सी आंखें देखी जा सकती थी। ये देखकर शिवांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी शिवांश को कुछ अजीब लगता है। शिवांश को ऐसा लगा कि वो निशान हिल रहा है और ये देखकर शिवांश काफी हैरान हो जाता है।
लेकिन शिवांश की हैरानी को और ज्यादा करते हुए वो निशान देखते देखते शिवांश के बाजू से सीधा उसकी कलाई पर आ जाता है। ये सब इतना तेज से हुआ था कि शिवांश को पता भी नहीं चला था, लेकिन इसकी स्पीड जितनी तेज थी उतना ही तेज इसका दर्द भी था, क्योंकि शिवांश को यह दर्द अपने दिमाग के सबसे गहरे हिस्से तक हुआ था और इसे अचानक से मिले शॉक और तेज दर्द के चलते वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। देखते देखते शिवांश की कलाई पर आया वो डमरू का निशान वो तेज चमक देता है और अचानक वहां से गायब भी हो जाता है। वहीं बेहोश पड़ा शिवांश तेजी से कहीं पर तो गिरता जा रहा था और इस समय उसके आसपास वही काला अंधेरा था और इसी के साथ शिवांश की आंखें एक झटके के साथ खुल जाती है और फिर से वो खुद को जमीन पर गिरा हुआ पाता है। अरे यार, मैं फिर से सपना देख रहा था क्या? इतना बोलते हुए शिवांश अपनी कलाई पर उस निशान को देखने लगता है जो लास्ट नाइट उसे दिखाई दिया था, लेकिन अब वो वहां पर गायब था। और ये देखकर चिंता में शिवांश उस बॉक्स और उस कागज को ढूंढने लगता है जिस पर रम्य ने वो सारी बातें लिखी थी, लेकिन अब ना तो उसे यहाँ पर कोई बॉक्स दिख रहा था और ना ही कोई चिट्ठी। वहां पर सब कुछ राख के अंदर चेंज हो गया था जहां पर शिवांश ने उस बॉक्स और चिट्ठी को रखा था। अभी शिवांश यही सोच रहा था कि कहीं उसने सचमुच कोई सपना तो नहीं देखा, लेकिन तभी अचानक उसे टूटी खिड़की और वहां पर रखी एक कांच की बोतल दिखाई देती है जिसके अंदर से उसने वो नीला लिक्विड पिया था। और ये देखकर शिवांश एक चीज के लिए श्योर हो जाता है। रम्य ने ये डब्बा, इसके अंदर की बोतल और ये जो भी मुझे पर्ची पकड़ाई थी, ये सारी चीजें जो मैंने देखी और महसूस की, वो मौत जैसा दर्द, वो जलन, वो सब कुछ सच था। अभी शिवांश इन्हीं सब इन्वेस्टिगेशन में था कि तभी अचानक वहां पर विशु की भी आंख खुल जाती है और शिवांश को वहां पर ऐसे खड़ा देख विशु उससे पूछने लगता है, क्या हुआ शिवांश भाई, ऐसे परेशान क्यों लग रहे हो? मिशन पूरा होने के बाद कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं मिली क्या? विशु की खुद के लिए चिंता देख शिवांश उसे सारी की सारी बातें बताते थे कि उसके साथ कल रात को क्या हुआ था, कि कैसे अचानक एक बोतल उसके पास आकर गिरी, जिसके बाद उसने उसे पिया और वो किसी होलो स्पेस में पहुंच गया, जिसके बाद उसे एक डमरू का सिंबल भी दिखाई दिया था, लेकिन देखते देखते वो वहां पर उसके हाथ में कहीं गायब हो गया, या फिर शायद वो चीज कभी बनी नहीं थी। वहीं विशु सोच रहा था कि एक रात में क्या ही हो गया होगा जो शिवांश भैया इतना परेशान है, लेकिन अब इतनी सारी बातें सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। भैया सच में आपके पास कोई पावर्स आ गई है? कसम से, मजाक तो नहीं कर रहे आप? विशु की बात सुनते ही शिवांश उसकी गर्दन पर एक चपत लगाता है। अबे गधे, मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो खुद को नहीं पता कि वो टैटू आया भी था या फिर शायद मेरा वहम था। पता नहीं अब इसको यूज कैसे करना है, शायद कभी ना कभी मुझे इसका यूज समझ आ ही जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो हमें अपने अगले मिशन के बारे में सोचना होगा। और इतना सुनते ही विशु को भी अपने अगले मिशन की याद आती है। सुबह के 5:30 बजे शिवांश और विशु एक पास की चाय की टपरी पर जा रहे थे। वहीं पर एक जर्दा गुटखा खाया इंसान फोन पर किसी से झगड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा था और वो शायद टपरी के साइड में खड़ा था। वहीं दूसरी ओर उसकी एक कार जो कि ईवी लग रही थी, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके अंदर एक चाबी लगी दिखाई दे रही थी। और ये देखते ही शिवांश की आंखें चमकने लगती है और उसके चेहरे पर वही ईविल सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर विशु को बड़ा ही अजीब लगा करता था। और सेम ऐसा ही विशु को इस बार फील हो रहा था कि यहाँ पर कुछ न कुछ कांड होने वाला है। वहीं शिवांश जो यहाँ पर सुबह सुबह चाय बिस्कुट करने आया था, वो अब इस ईवी पर हाथ साफ करने की फिराक में था। और देखते देखते वो उस ईवी का दरवाजा खोलता है और बड़ी शांति से उसके अंदर बैठ जाता है। हालांकि इन सब चीजों से बेखबर वो कार का मालिक अभी भी बहुत ही तेज आवाज में किसी से गालियां देते हुए लड़ाई करता जा रहा था और पान थूकता जा रहा था। वहीं शिवांश भी मौका देखकर चौका मारते हुए उस गाड़ी का दूसरा दरवाजा खोलता है और विशु को उस गाड़ी के अंदर बिठाकर उस गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक कार किसी पेट्रोल कार की तरह ज्यादा आवाज नहीं करती थी और इसी वजह से वो भी बहुत ही धीमी आवाज में वहां पर स्टार्ट हो गई थी और इसकी भनक उस आदमी को अब भी नहीं लगी थी। और देखते देखते शिवांश उस गाड़ी का चौथा गियर डालता है और बहुत ही तेज स्पीड में गाड़ी के साथ वहां से कहीं 9-2-11 हो जाता है। और कुछ दूर तक लगातार सीरियस फेस बनाए रखने के बाद शिवांश आखिरकार अपनी हंसी को रोक नहीं पाता और उस आदमी की बेवकूफी पर पेट पकड़कर हंसने लगता है। लेकिन वहीं उसके पास बैठा विशु सर पकड़कर परेशानी में कहता है, अरे भैया, हमने कल इतना बड़ा डाका डाला था और आज ये कार चोरी कर ली है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल। सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है यार। ये बात सुनकर शिवांश उसे मजे से कहता है, अबे गधे, तू किस बात से डर रहा है यार? माना कि ये सारा काम बहुत रिस्की है, लेकिन जब 10 दिन बाद पूरी की पूरी दुनिया ही खत्म होने वाली है तो इससे बड़ा रिस्क क्या होने वाला है? तो ले सारा रिस्क और मजे कर भाई। शिवांश की बात सुनकर विशु भी ये सब सोचते हुए अपनी गर्दन हिला लेता है और इस समय वो भी अपने अगले मिशन के लिए काफी एक्साइटेड होता जा रहा था। और अब तक शिवांश शहर के बाहर एक कच्ची बस्ती में आ चुका था
यहाँ पर जैसे ही शिवांश ने एंट्री ली थी, वहाँ सबसे बड़ी दुकान जिसके अंदर बार और टोबैको शॉप दोनों लिखा था, शायद यहाँ पर सब कुछ मिलता था। और इस दुकान को देखकर इस बार विशु की आंखें चमकने लगी थी और ये देखकर शिवांश भी हंसने लगता है। वहीं इस समय उन दोनों की कार के सामने उस दुकान का मेन गेट धीरे धीरे खुलता जा रहा था। शायद इसका ओनर इस दुकान को ओपन कर रहा था आज की बिक्री के लिए, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि आज बिक्री नहीं, उसकी लूट होने वाली है। आसपास काफी कम लोग दिखाई दे रहे थे और ये देखकर शिवांश और विशु अपनी अपनी जेब में से एक कपड़ा निकालते हैं और अपने चेहरे पर बांधकर बाहर जाने लगते हैं। सुबह सुबह का टाइम होने की वजह से यहाँ पर आसपास काफी कम लोग थे और इसी वजह से उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली थी। बॉस, गुटके के 1 लाख पैकेट और वो क्या कहते हैं वाइन, जरा वो दोगे? जल्दी करो, मुझे किसी बड़े आदमी को ये सब गिफ्ट करना है। अंडरग्राउंड, हाँ सिटी अंडरग्राउंड, वहाँ के मालिक आने वाले हैं। तुम्हें शायद नहीं पता होगा, मैं उनका खासम खास हूँ। शिवांश की आवाज सुनकर वो मालिक जो सुबह सुबह भगवान जी को अगरबत्ती दिखा रहा था, इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर खुशी से गदगद हो जाता है। अंडरग्राउंड के नाम पर होने वाले धंधे से वो अच्छी तरीके से वाकिफ था और उसे अच्छे से पता था कि अगर वहाँ पर उसका मालिक भी आने वाला है तो भी कम से कम वो 30% का डिस्काउंट तो ले गए, लेकिन इसके बाद में भी उसकी काफी बिक्री होने वाली थी और वो अंडरग्राउंड के मालिक का खास बनेगा, वो तो अलग ही बात हो जाएगी। फिर ये सभी बातें सोचते वो आदमी अपनी अगरबत्ती बीच में ही रोक देता है और सीधा उन कस्टमर्स के पास जाता है और उन दोनों जवान लड़कों को देखकर वो उन्हें कहता है, हाँ, सच कहूँ तो कस्टमर ही भगवान होते हैं और उन्हें वेट कराना मतलब भगवान जी को वेट कराना, और ये तो मेरे लिए पाप होगा, पाप। आप सब लोग बस अभी 2 मिनट रुकिए, मैं अभी गोदाम से सारा माल निकाल कर आपको पकड़ा देता हूँ। और इतना बोलकर दुकानदार तुरंत वहाँ से गायब होते हुए सीधा दुकान के अंदर ही दौड़ जाता है और बस 10 मिनट के अंदर अंदर वो कुछ ट्रॉलियाँ लाकर वहाँ पर रख देता है। इन ट्रॉलीज के अंदर कुछ में गुटके के पैकेट और कुछ में वाइन्स रखी थी, जो कि एक से बढ़कर एक बेस्ट क्वालिटी की लग रही थी। और ये देखकर कि वहाँ पर लगभग 10 से 12 डब्बों के आसपास इन गत्तों के डब्बों के ढेर लग गए हैं, शिवांश भी काफी हैरान हो जाता है। मतलब सचमुच इसने इतना सारा माल अपने पास रख रखा था। वहीं वो दुकानदार अभी और भी बोलते हुए कहता है, साहब ये लीजिए, एकदम नंबर 1 माल है, आप जितना चाहें उतना ले जाएं। इतना सुनते ही शिवांश बस उसे एक ठंडी नजर से घूरता है और इसी के साथ वो आदमी अड़बड़ा कर कहता है, अरे नहीं जनाब, आप चाहें तो बस इतना भी ले जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी ओर वो आदमी तुरंत ही अपने कैलकुलेटर पर कुछ कैलकुलेट करने लगता है। असल में इस गुटके के हो गए 5,11,000 और ये जो वाइन्स लिए है आपने इनके हो गए 7 लाख, तो लगभग 12,25,000 के आसपास आपका टोटल खर्चा होता है। लेकिन आपके लिए मैं काफ़ी छूट दे सकता हूँ, आपके लिए मैं 30% डिस्काउंट पर इन्हें बस 10 लाख के अंदर दे दूंगा। ये देखकर कि अंडरग्राउंड माफिया का नाम सुनकर उसने अपनी रेट को काफ़ी गिरा दिया है, शिवांश भी काफ़ी खुश होता है, लेकिन उसे इन सब से कुछ मतलब नहीं था और इसीलिए शिवांश विशु को इन सभी बॉक्सेस को कार की डिक्की और बैक सीट पर रखने को बोल देता है। वहीं विशु भी बिना ज़्यादा देर की तुरंत उन बॉक्सेस को अंदर रखना स्टार्ट कर देता है। ये सब देखकर वो आदमी कहता है, मालिक अगर आप पेमेंट कर देते तो ज़्यादा सही रहता ना। पर उस बेचारे दुकानदार को तो ये अंदाज़ा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कार से वापस आते ही विशु अपने साथ एक बैग लेकर आया था, जिस बैग के अंदर से देखते देखते शिवांश और विशु दोनों एक एक तेज धार वाले चाकू निकाल लेते हैं। उस बेचारे दुकानदार को तो लगा था कि ये लोग पैसे भरकर लेकर आए थे, लेकिन ये लोग तो अपने बैग में चाकू छुरी लेकर आए थे। देखते देखते विशु उसके अंदर से एक गन भी निकाल लेता है और शिवांश को पकड़ा देता है। इसी के साथ शिवांश के एक हाथ में चाकू और एक हाथ में बंदूक थी और ये देखकर तो वो आदमी डर से थर-थर कांपने लगता है। उसकी पूरी पैंट अब तक गीली हो चुकी थी। वहीं सामने खड़े उन दोनों लड़कों के चेहरे पर आई उस इविल स्माइल को देखकर वो और ज्यादा डरने लगा था